नमस्कार दोस्तों, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी में आया हुआ है। ठीक, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, ये है रेकरिंग नंबर का क्वेश्चन। रेकरिंग नंबर का मतलब ये है कि जो नंबर पॉइंट के बाद जो नंबर बार बार आए वो जो है रेकरिंग नंबर कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल ले लें, जैसे 1/3 है, अगर इसको हम लोग डिवाइड करें 1/3 तो इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक, 0.3333, ये कटेगा ही नहीं, ये 3 जो है बार बार आएगा, तो ये 3 जो बार बार आए इसीलिए इसको रेकरिंग बोलते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्या है पीछे की कहानी। उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम में कैसे इसको अप्रोच करना है वो चीज़ देखा जाएगा। ठीक, तो 0.4777 है, तो मान लीजिए कि x = 0.4777 ... है। ठीक, तो हमको क्या है, केवल ये जो है देखना है कि हमको पॉइंट जो बार बार जो चीज़ आ रही है, यानी 7 जो है बार बार आ रहा है, इसको हमको किसी तरह इसको हटाना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ जो है 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर 10x हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा 4.777 और उसके बाद अपना ... अगर हम सपोज कर लीजिए कि ये वाला इक्वेशन जो है पहला है और ये वाला इक्वेशन जो है दूसरा है। ठीक, अगर हम दूसरे में से पहले को घटाएं, दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटाएं, तो क्या जो है पॉइंट के बाद जो 7 है ये हट जाएगा? नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट के बाद 7 है और इस वाले इक्वेशन जो है पॉइंट के बाद जो है 477 है, तो ये हटेगा नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक बार और जो है 100 का गुणा करते हैं दोनों तरफ, तो इस साइड करेंगे तो 100x हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 47.777 ... और इसको मान लीजिए हम तीसरा इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए, अगर हम तीसरे इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दें तो क्या पॉइंट के बाद यहाँ 7 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 है, इसका मतलब कि 0.77 से 0.77 कट जाएगा और बचेगा क्या? 47 - 4। तो अगर हम इक्वेशन 3 में से माइनस करें इक्वेशन 2, तो इधर क्या बचेगा? 90x बचेगा। ठीक, इक्वल टू 0.77 से 0.77 तो कट जाएगा और 47 - 4 बचेगा, तो 90x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 47, यहाँ पे 47 - 4 तो 43 बचेगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 43/90। ठीक, तो पहला जो है ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ये तो रहेगी समझने वाली बात, लेकिन एग्ज़ाम में हमको ऐसे नहीं करना है। हम लोग को एग्ज़ाम में जो है कैसे अप्रोच करना है वो अलग है। ये तो हो गया कि आप जो है पीछे के कंसेप्ट को समझ लिए कि कैसे ये चीज़ हो रही है। ठीक, तो हमको ये तो समझने वाली बात हो गई, लेकिन एग्ज़ाम में हमको जो है अलग तरीके से करना है। तो वो देखिए, जैसे 0.4 और 7 है, बार बार आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिखा जाता है कि जो नंबर बार बार आ रहा है उसके ऊपर जो है एक बार लगाया जाता है। ठीक, एक बार डिनोट किया जाता है, इसका मतलब कि ये नंबर बार बार आ रहा है, जो नंबर बार बार आ रहा है उसी के केवल ऊपर लगाया जाता है। ठीक, तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है कि पूरा नंबर लिख लीजिए ऊपर। ठीक, जिस नंबर पे बार नहीं है, यानी कि इस वाले केस में 4 पे बार नहीं है, ठीक, वो माइनस कर दीजिए। ठीक, अपन क्या हो जाएगा, जितने नंबर पे बार है, ठीक है, जितने नंबर नहीं, जितने डिजिट पे बार है उतने नीचे उतना जो है आपको 9 लिखना है, 9 नंबर।
ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक ही नंबर जो 7 पे बार है, तो एक बार हम लोग से 9 लिख देंगे, और जितने नंबर पे जितने डिजिट पे बार नहीं है उसको आप 0 कर देंगे। ठीक, इसके बाद 9 के बाद, यानी हमारे जो है इसमें क्या है कि 4 पे जो है बार नहीं है, तो इसका मतलब एक ही डिजिट है इस पे बार नहीं है, तो एक 0 लगा देंगे। ठीक, ये डायरेक्ट हो गया। 47 माइनस 4 आपका हो जाएगा 43 और 190, तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट आपका। ठीक, जैसे कि अभी देखिए, अब इस वाले में समझ गए। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है पॉइंट के बाद 2 3 5, ठीक, और 3 5 पे बार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद 2 3 5 3 5 3 5 आपका ये रेकरिंग नंबर है। ठीक, रेकरिंग में आ जाएगा क्योंकि ये बार बार आ रहा है। ठीक, क्योंकि इस पे जो है ऊपर बार दिया हुआ है। तो ये तो रही समझने वाली बात। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, देखिए अब क्या मैंने कहा कि जितने पहले तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ पूरा नंबर आप जो है लिख लीजिए। ठीक, माइनस क्या करेंगे, जिस डिजिट पे बार नहीं है उतना माइनस कर देंगे। ठीक, ये माइनस कर दिए, माइनस का 2। ठीक, अपान में क्या होगा, जितने डिजिट पे आपका बार है उतनी बार 9 लिखना है। यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है, इसका मतलब 2 9 लिख देंगे, और जिस डिजिट पे बार नहीं है उसके लिए 0 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 200 आपका 33/990। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर में डिवाइड करके, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 233 है डिवाइड बाई 990। ठीक, तो ये आ जाएगा 0.353535, यही आएगा, सेम चीज़ आएगा। ठीक, तो हमें ये चीज़ पता चल गई। मुझे लगा कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, हम दो अप्रोच लेके चलेंगे। एक तो ये है कि हमें कंसेप्ट्स भी समझना है, और दूसरी ये है कि हमको जो है एग्ज़ाम में कैसे जो है इसको अप्रोच करना है, वो चीज़ भी बताऊंगा मैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक, कि दिए गए आरेख में ABC एक असमद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। असमद्विबाहु का मतलब अगर देखिए दो साइड जिसकी बराबर है किसी ट्रायंगल में, तो वो होता है समद्विबाहु, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन ये दिया है कि नॉन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी इसका मतलब कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया विकर्ण, जो कि इन दोनों से ही अलग होगा, बड़ा होता है। तो अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब समद्विबाहु जो है ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन कह रहा है कि असमद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो इसका मतलब कि सब साइड जो है डिफरेंट है। अब इसका कह रहा है कि समकोण जो है बी पे है। ठीक, यदि PQ और BM, PQ ये वाली हो गई और BM ये दोनों आपस में पैरेलल हो, और BM जो है AM के बराबर है, तो एंगल CPQ यानी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा एक देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या एक थ्योरम क्या इसके बारे में है। सबसे पहले देखिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक, ABC कोई ट्रायंगल है, अगर उसकी दो भुजा बराबर है, यानी कि अगर मान लीजिए कि AB बराबर AC है, इफ, तो क्या होगा, देन एंगल B बराबर एंगल C। ये थ्योरम है कि अगर AB और AC बराबर है, इसका मतलब जो है B वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है थीटा ये है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक, ये, या फिर इसका उल्टा भी कि अगर B और C एंगल बराबर हैं तो ये चीज़ होगा कि AB बराबर AC। ठीक, ये तो रही जो है एक थ्योरम की बात। दूसरे थ्योरम आप समझ लीजिए कि
अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक, और सपोज करिए कि दो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, अब दो आपस में पैरेलल लाइन है, ठीक, ये मान लीजिए पी क्यू है, ये आर एस है, ठीक। तो जो ये आपस में पैरेलल है, यानी पी क्यू पैरेलल आर एस, तो जो ये वाला एंगल है, सपोज कर लीजिए ये एंगल पी है, ये वाला एंगल सपोज मान लीजिए कि क्यू है, ये वाला एंगल आर है, ये वाला जो एंगल एस है। तो अगर ये पी क्यू और आर एस आपस में जो है पैरेलल है, तो एंगल जो है पी बराबर एंगल आर होता है और एंगल क्यू बराबर एंगल एस होता है, ठीक है। ये दो थ्योरम हमको ये माइंड में रख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी एम और ए एम बराबर है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ एक अलग सा, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी है और ये हो जाएगा आपका बी एम, ये हो जाएगा पी क्यू, जो कि आपस में पैरेलल है, ठीक, ये 90 डिग्री है, ठीक। तो अब मैंने थ्योरम पहला क्या बताया कि अगर दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके जो एडजेसेंट जो है एंगल भी बराबर होंगे। तो इसमें बी एम और ए एम जो है बराबर है, तो आप सोचिए कौन सा एंगल बराबर होगा। ये वाला एंगल सपोज एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। अब देखिए ए बी सी एंगल जो है पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ये वाला पूरा 90 डिग्री है, ठीक। तो ये पूरा 90 है, इसको अलग से कर देते हैं पेन से, ये वाला पूरा 90 है, ठीक। और इसमें x ये जो है इतना निकल गया, तो ये बचा कितना एंगल होगा 90 माइनस एक्स, ठीक। अब आप देखिए एंगल पूरा जो है इसको ट्रायंगल को देखिए ए बी सी पूरे ट्रायंगल पे आप देखिए, ध्यान लगाइए। ये पी एंगल जो है 90 डिग्री है, ए एंगल हमें x डिग्री सपोज मान लिया हमने कि x है, तो एंगल सी कितना होगा, एंगल सी होगा 90 माइनस एक्स, ठीक। अब देखिए पी क्यू और बी एम जो है आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये वाला होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, अभी हमने दूसरा थ्योरम जो पढ़ा था उसके हिसाब से, ठीक। तो हमको पूछ रहा है कि एंगल सी पी क्यू बराबर क्या होगा, ठीक है। एंगल सी पी क्यू यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है हमको, ठीक। तो ये हमने 90 माइनस एक्स निकाल ही लिया है, तो ये किसके बराबर है, देखिए ऑप्शन में अब आइए, एंगल बी ए एम मतलब हो गया एक्स वाला, क्या एक्स के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, ये कट जाएगा, ठीक। एंगल ए बी एम क्या बराबर है, ये भी एक्स है, तो ये भी नहीं है। एंगल पी सी क्यू ये 90, ये है 90 माइनस एक्स, ठीक। इसका मतलब हमको जो है एंगल सी पी क्यू निकल ही गया है 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स, तो इसका ऑप्शन जो है 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्या कह रहा है कि 30 अपान एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, 40 अपान एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपान एक्स प्लस वाई बराबर 13। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स वाई बराबर क्या होगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को अगर हल करने बैठ जाएं तो 2 पेज तो ऐसे लग जाएगा, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में भी बनेगा वाई में भी बनेगा, ठीक। तो देखिए एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो कुछ न कुछ क्लू दे देता है, एक चाबी आपको दे देगा कि इससे सॉल्व हो जाएगा, तो तुरंत तो सॉल्व हो जाएगा। अब उसी को आपको खोजना है। जैसे मैं कहूँ कि ये दिया हुआ है पहला, सपोज मान लीजिए कि पहला इक्वेशन हम कर लिए इसको कि 30 अपान एक्स माइनस वाई और प्लस 44 अपान एक्स प्लस वाई, ठीक, बराबर 10 है। इसको मान लिया हमने एक इक्वेशन, और दूसरा है 40 अपान एक्स माइनस वाई और प्लस 55 अपान एक्स प्लस वाई।
बराबर 13 हो गया। आप सोचिए कि x माइनस वाई यहाँ भी आ रहा है, x माइनस वाई यहाँ भी आ रहा है, और इसमें दूसरे वाले टर्म में x प्लस वाई आ रहा है, x प्लस वाई। तो अगर इसका कुछ वैल्यू होगा और प्लस इसका कुछ वैल्यू होगा तभी जोड़ के 10 होगा। ठीक, अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें कुछ, इसका वैल्यू निकाल लें कुछ, तो भी 10 आ जाएगा। ठीक, तो इसके वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा कि x माइनस वाई का कुछ मान होगा, x प्लस वाई का मान होगा, वो चीज़ 30 में डिवाइड किया होगा x माइनस वाई, इधर 44 में डिवाइड किया होगा x प्लस वाई, और दोनों को जोड़ के जो है 10 किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखिए कि पहले वाले इक्वेशन का और दूसरे वाले इक्वेशन का ये वाला टर्म जो है 44 अपान एक्स प्लस वाई और 55 अपान एक्स प्लस वाई को गौर कीजिए। आप और भी तरीका अपना सकते हैं, हमारे कहने का मतलब केवल कि x प्लस वाई हमको निकालना है और x माइनस वाई निकालना है। ठीक, तो अगर यहाँ पे 44 दिया हुआ है पहले वाले में और यहाँ पे 55 दिया हुआ है दूसरे वाले में, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है अगर इनको हमको पूर्णांक बनाना है तो अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा। ये तो रहेगा 4 इंटू 11, ये रहेगा 5 इंटू 11। ठीक, यानी कि x प्लस वाई तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, x प्लस वाई जितना वैल्यू इसमें रहेगा उतना ही वैल्यू इसमें रहेगा। ठीक, तो आप देखिए 44 में कौन सा कॉमन आ रहा है, और 44 और 55 में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें कि x प्लस वाई का वैल्यू 11 रख दें। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू अगर 11 हमने रख दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का 11 रख दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब सोचिए यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे 6 रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया तो यहाँ पे 5 रहना चाहिए। अब x माइनस वाई की क्या वैल्यू रखें जो 30 को डिवाइड करने पे 6 आ जाए, तो ये 5 रखेंगे तभी तो 30 को डिवाइड करेंगे 5 में तो 6 आ जाएगा, और इधर 40 में जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। कुछ अच्छा सॉरी, एक सेकेंड उल्टा हो गया। ये वैल्यू जो है 5 है तो इधर जो है 8 आ जाएगा। ठीक, 40 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, तो अगर दोनों देखिए हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, बस क्या करना है, x प्लस वाई 11 रख दिए, x माइनस वाई जो है 5 रख दिए, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे अगर x की वैल्यू निकालें तो ये 8 आ जाएगा। ठीक, अब x y पूछ रहा है हमको, तो आप चाहें तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि अब तो निकल ही जाएगा, लेकिन हमें समय क्यों ख़राब करना है y की वैल्यू निकाल के। सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो फिर आप ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन क्या है। अगर x की वैल्यू 8 है तो ज़रूर जो है ऑप्शन में 8 से डिविजिबल होगा कोई ऑप्शन। 10 क्या 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, 5 भी नहीं, 11 नहीं है, 24 है। इसका मतलब जो है 4 वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, तो हमको जो है एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है उस हिसाब से चलना है। ठीक, ऑप्शन से लग रहा है तो ऑप्शन से कर दीजिए। ठीक, अब देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 54 नंबर कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D है क्या, BC का मध्य बिंदु है, और E जो है AD का मध्य बिंदु है। ठीक, तो थोड़ा सा एक इसमें भी जो है हम लोग थ्योरम पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। ठीक, अगर सपोज कर लीजिए कि कोई ट्रायंगल ABC है, ABC, अगर BC का कोई मिड पॉइंट D है, अगर A को D से मिला दिए, ठीक, तो जो ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ में बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रायंगल ABC का एरिया है, ठीक, तो जो ABD का एरिया होगा वो ABC का आधा होगा। ठीक है, ये आधा होगा, ये भी आधा होगा, और ADC, ट्रायंगल ADC बराबर ट्रायंगल ABD बराबर जो है हाफ ट्रायंगल ABC का एरिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये कैसे आया हुआ है, इसके पीछे का क्या कहानी है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने कह दिया कि ट्रायंगल ABC है,
ये तो थ्योरम हो गया। अब थ्योरम कैसे आया है, इसके पीछे भी तो कोई ये होगा कारण, ऐसे तो आएगा नहीं। ठीक, तो ए बी सी है ये। ठीक, अगर हमने डी जो है यहाँ पे पॉइंट ले लिया, जो बी सी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और ए डी को मिला दिया। ठीक, तो सबसे पहले हम करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जो है, एरिया जानते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, अब ए बी सी में क्या बेस है, बी सी बेस है। ठीक, सपोज कर लीजिए कि इसका जो है लेंथ x दिया हुआ है, बी सी का लेंथ, तो बी डी का लेंथ कितना हो जाएगा, x/2, और सी डी का लेंथ कितना हो जाएगा, x/2। ठीक, ये चीज़ हो गया। और अब हाइट कैसे निकालें, देखिए हाइट जो होता है, हमने ए पॉइंट जो है और बेस ये है बी सी, ए और बी सी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को हाइट बोलेंगे। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि हमने परपेंडिकुलर कुछ ऐसे खींचा यहाँ से, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइट हो जाएगी। ठीक, और मान लीजिए कि ये एच है, तो अब क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी बेस है बी सी, तो इसका हो जाएगा x इंटू एच। ठीक, तो ये हो गया एरिया ऑफ ए बी सी, ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एरिया ए बी डी का एरिया निकालेंगे, ए बी डी, तो एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक, तो ये भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, हाफ इंटू बेस क्या है इसका, ए बी डी का, बी डी है, बी डी बराबर क्या है, x/2 है, x/2 लिख दिए। हाइट क्या है, अब देखिए हाइट जो है, जो ए बी सी का हाइट पूरा है वही ए बी डी का भी हाइट होगा, वही जो है ए डी सी का होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं डिस्टेंस है कि ए से और कहीं भी पॉइंट पे ले ले, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से हमेशा जो है एक इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये h हो गया हाइट। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, हाफ x इंटू एच, ये लिख सकते हैं भाई। हमने हाफ को बाहर ले लिया, इस वाली चीज़ को क्या लिख सकते हैं, हाफ x इंटू एच। और ये किसका एरिया है, हाफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है। ठीक, हाफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, इसका मतलब जो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया है वही जो है वो एक पूरे ट्रायंगल का आधा है, तो आधा ये होगा, तो बचा हुआ भी तो आधा ही होगा। ठीक, तो ये थ्योरम हो गया। ठीक है, कि अगर कोई मिड पॉइंट है ए बी सी में, बी सी का कोई मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट को हम ए से मिला दिए, तो जो ट्रायंगल जो है एरिया जो है आधा आधा में बढ़ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आइए देखते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी क्या कह रहा है कि बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु है, तो आप ये बताइए कि जो ट्रायंगल जो है ए बी डी का एरिया जो है, एरिया ट्रायंगल ए सी डी, ये बराबर होगा, और कितना होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ठीक, ये इतना समझ में आ गया, क्योंकि ये डी बिंदु हाफ मिड पॉइंट है, तो ये दोनों को डिवाइड कर देगा। ये चीज़ हो गई यहाँ से। ठीक, ये समझने वाली बात है। अभी हम एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक, अब देखिए, अब ए बी डी पे फोकस आप करिए, तो ई पॉइंट जो है इस ए डी का जो है हाफ है, तो बी ई जो है क्या करेगा, ए बी डी को हाफ में, ट्रायंगल को हाफ हाफ में बांट देगा। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल जो है एरिया बी ई डी बराबर ट्रायंगल ऑफ बी ए बी ई बराबर कितना होगा, हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक, ये रही बात, हम समझ गए। ठीक, तो हमें क्या करना है, देखिए ये तो समझाने वाली बात हो गई कि थ्योरम क्या कहता है, समझे। अब हमको तो एग्जाम में ऐसे करना नहीं है कि लगे बैठ के अपना सबका ट्रायंगल एरिया, बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो इच्छा बने,
आप ए बी सी का जो है एक वैल्यू में ले लीजिए कि इतने जो है यूनिट स्क्वायर का ये एरिया है इसका, आप जो मन वो ले लीजिए। ठीक, हम ले रहे हैं 16 कि ए बी सी जो है बराबर 16 यूनिट स्क्वायर है। ठीक, तो अगर ए बी सी 16 है तो क्या होगा, ए बी डी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्योंकि आधा हो जाएगा। ए सी डी कितना हो जाएगा, ये भी 8 होगा क्योंकि ये भी आधा है। ठीक, ये तो रही यहाँ तक की बात। अब देखिए ई जो है इसका मिड पॉइंट है। ठीक, तो अब ट्रायंगल जो है ए बी डी तो 8 है, लेकिन बी ई डी कितना होगा, इसका आधा होगा। ठीक है, अब टोटल 8 है। ठीक, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये आधा आधा होगा, तो यानी ये 4 हो गया, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब पूछ क्या रहा है कि ऑप्शन में देखिए आपकी पहला वाला ऑप्शन क्या है कि ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल बी ई डी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ठीक, ए बी सी का क्षेत्रफल हमने माना है 16, बी ई डी का क्षेत्रफल कितना आया, बी ई डी का क्षेत्रफल 4 आया, तो क्या 4 गुना है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये वाला सही है। ए डी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल बी ई डी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ए डी सी का क्षेत्रफल क्या है, 8 है। ठीक, और बी ई डी का क्षेत्रफल कितना है, 4 है, बी डी बराबर 4 है, तो क्या 2 गुना है, बिल्कुल 2 गुना है, क्यों नहीं 2 गुना है। ए सी डी आपका 8 है तो ए बी डी कितना हो जाएगा, ये भी 8 ही होगा और उसका आधा है, इसका मतलब ये भी सही है। क्या ए सी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल बी ई डी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना है, ए सी डी का बी ई डी का 4 गुना है, बिल्कुल नहीं है, 2 गुना है। ठीक है, हमने यही निकाल लिया, 2 गुना है तो ये वाला कट जाएगा। ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल बी ई डी का 2 गुना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 गुना हमने निकाल लिया तो ये भी खत्म, यानी ए और बी जो है हमारा ऑप्शन होगा। तो इसमें 4 दिया हुआ तो ए बी और आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ऐसे एग्जाम में अप्रोच करना है। ठीक, समझिए, आप कंसेप्ट को समझिए, थ्योरम को देखिए, सब करिए, अपने रूम पे सब करिए, लेकिन एग्ज़ाम का अप्रोच जो है इसी हिसाब से होना चाहिए। भाई ये कितने मिनट कितने सेकंड का सवाल आप बताइए, 16 हमने मान लिया, तुरंत जो है 15-20 सेकंड में आप जो है तुरंत निकाल लेंगे। ठीक, अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाती है और 8 वर्ष में 1620 रुपये हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसमें जो है आपको समझाना चाहूँगा बैकग्राउंड की क्या चीज़ है। ठीक, एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमें जो है क्या एग्ज़ाम में अप्रोच करना है वो तो अलग चीज़ है, वो मात्र जो है 2 लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमको समझना है कि क्या इसके पीछे की कहानी है, तभी आपको 2 लाइन में जो है निकल पाएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक, हिंदी में क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। ठीक, अब देखिए ये फार्मूला क्या है, स्कूल लेवल के बच्चों के लिए है। आप जो है देखिए समझिए कि फार्मूला कैसे आया है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे फार्मूला ये बना हुआ है। ठीक, सपोज कर लीजिए कि आपके पास जो है 1000 रुपया है। ठीक, आपने बैंक में जमा किया और बैंक वाले ने क्या किया कि आपको बोला कि हम जो है 1 साल में आपको 100 रुपया ब्याज देंगे। ठीक, तो मूलधन कितना हो गया, 1000 रुपया, आपका दर ब्याज दर कितना साधारण ब्याज कितना मिला आपको, 100 रुपया मिला, तो दर कितना हुआ। ठीक है, कि दर कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे कि जितना ब्याज आपको मिला है और कितना मूलधन है, कितने पे मिला है आपको, तो 100 रुपया ब्याज मिला है और 1000 पे मिला है, इसका मतलब दर हो जाएगा 10%, वार्षिक हो जाएगा ये भी, क्योंकि 1 साल में दे रहा है बैंक आपको। ठीक, 1 साल के लिए हो गया। मैं कहूँ कि आपको 3 साल में कितना मिलेगा, तो 100 रुपया पहले साल में मिला है तो 100 साधारण ब्याज में ही है कि ब्याज हमेशा एक समान रहेगा। ऐसा नहीं कि 100 रुपया पहले में मिला अगले में उसका ब्याज पे ब्याज मिलेगा, नहीं, वो जो है चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। साधारण ब्याज में क्या है, पहले साल जितना मिलेगा उतने साल जो है उतने रुपया जो है दूसरे साल भी मिलेगा। तो पहले साल जो है आपको 100 रुपया मिला तो दूसरे साल भी आपको
100 रुपया ही मिलेगा, तीसरे साल भी आपको 100 रुपया ही मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक, ये तो रही 300 बात रुपये में। अब हमें जो है 10%, अब देखिए परसेंट में कैसे होगा, हमें पता है कि 10% इस हिसाब से रेट हमने निकाल लिया। ठीक, तो 10% अगर पहले साल है तो 3 साल में कितना हो गया, टोटल 30% हो जाएगा। भाई 10 में 3 का गुणा कर दीजिए क्योंकि ब्याज तो बराबर ही है। अब 30% हो गया। 30% किसका मिलेगा, मूलधन का मिलेगा, यानी 1000 का आपको 30% निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। और ये इस हिसाब से देखिए तो ये भी 300 रुपये, इसे निकालिए 300 रुपये, ये भी आ जाएगा। ठीक, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ब्याज साधारण ब्याज है कुछ नहीं है, एक परसेंटेज का ही सवाल है। ठीक है, अर्थमेटिक में यही एक आपको खूबसूरती मिलेगी कि एक दूसरे से वो सब जो है लिंक हैं सब। ठीक, तो हमने क्या किया, अगर ब्याज निकालना हमें तो क्या किया हमने कि सबसे पहले कुछ रेट दिया होगा, सपोज कर जी 8% दिया हुआ है और हमें 3 साल का ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और ये परसेंट दिया हुआ है ये, अब इतना जो है टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल परसेंट ही तो आएगा, RT% हो जाएगा टी टाइम के लिए। तो परसेंट आ गया तो किस पे हमको निकालना है, मूलधन पे निकालना है, यानी P का ही RT% नहीं निकालेंगे, अभी हमने जो देख लिया है। ठीक, तो यही जो है आपका जो है साधारण ब्याज होगा। इसी को हमने फार्मूला में लिख दिया कि साधारण ब्याज बराबर P इंटू RT%, और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100, यानी P इंटू RT बटे के 100, ये हो गया आपका साधारण ब्याज। ठीक, ये तो रहा इसके फार्मूला कैसे है। अब आपको निकालना है तो आप ये नहीं कि स्कूल के बच्चों जैसे आप ना जो है लगे P बराबर जो है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT, ये सब कुछ नहीं करना। आपको सिंपल आपको देखना है कि कितना परसेंट ब्याज दर है और कितने साल के लिए निकालना है। हमको बस टोटल परसेंट ब्याज निकाल लेना है कि टोटल परसेंट ब्याज कितना हुआ और उसका मूलधन पे उतने परसेंट निकाल लेना है। ठीक, अब सवाल में देखिए कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाती है। तो धनराशि जो कहा जाता है वो मूलधन और प्लस ब्याज को जोड़ के ही जो है उसको धनराशि बोलते हैं, अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं। ठीक, तो अगर कह रहा है कि 5 साल में जो है 5 साल में और कोई धनराशि जो है 1350 रुपये हो जाती है। ठीक, तो इस 1350 धनराशि में क्या क्या जुड़ा होगा, मूलधन भी होगा और प्लस ब्याज होगा, 5 साल का ब्याज होगा। ठीक, मूलधन तो कांस्टेंट है और ब्याज कितने से होगा, 5 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक, तभी ना 5 वर्ष का ये धनराशि हो गया। 8 वर्ष में कह रहा है कि 1620 रुपया हो गया। ठीक, तो 1620 रुपये में क्या होगा, मूलधन होगा और 8 साल का ब्याज होगा। ठीक, अगर हम 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 वर्ष निकलेगा। ठीक, अब इसमें से अमाउंट घटाएंगे तो क्या निकलेगा, देखिए मूलधन इसमें भी है इसमें भी है, मूलधन से मूलधन कट जाएगा। इसमें जो है 8 साल का ब्याज है और इसमें 5 वर्ष का ब्याज है। ठीक, तो इसमें 8 वर्ष का ब्याज है मतलब 5 वर्ष का तो ब्याज है ही इसमें, और प्लस 3 वर्ष का और ज़्यादा है, तो 5 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष के ब्याज से कट जाएगा, यानी बचेगा कितना, 3 वर्ष का ब्याज, यानी 3 साल का हमें कितना मिला, 3 साल का ब्याज यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो माइनस यहाँ पर करेंगे कि 3 वर्ष में ब्याज कितना हुआ। ठीक, ये माइनस कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 12 7 और 15 5 3 2 270 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो 3 साल का ब्याज जो है हमें 270 रुपये आ गया। ठीक, पूछ क्या रहा है कि वह धनराशि क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, सम का मतलब यहाँ प्रिंसिपल पूछा है
अब इसमें जो है मूलधन यहाँ पे देना चाहिए, लेकिन ये हिंदी में एक ही कर दिया है, सम का मतलब मूलधन। ठीक, तो अब धनराशि क्या निकालना है, अब 3 साल का हमें जो है 270 रुपया ब्याज है। ठीक, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा भाई, 3 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो 5 साल का कितना होगा, 450 रुपया हो जाएगा, 90 में 5 का गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 5 साल का अमाउंट ये है और 5 साल का ब्याज ये है, तो अमाउंट में से अगर आप ब्याज निकाल दिए, धनराशि में से ब्याज निकाल दिए, तो क्या बचेगा, मूलधन ही तो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर देते हैं 450 रुपया, तो ये 900 रुपया बचेगा। ठीक, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक भाई, अगर कोई आप लोगों को डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 है। अब देखिए मैं वही एक बात फिर दोहराना चाहूँगा कि जो एग्जामिनर है वो आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता, वो कुछ ना कुछ क्लू देगा आपको, कुछ ऐसी चाबी देगा कि आप उससे जो है इस क्वेश्चन को हल कर दीजिए। देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन है 57 नंबर। अगर आप इसको देखिए तो 0.22 का मल्टीप्लाई हुआ है 3 बार, तो क्या इसको 0.22 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस माइनस लगा दीजिए। 0.02 का ये भी क्यूब है। ठीक, अब यहाँ पे 0.22 का स्क्वायर है और ये हो गया 0.22 यहाँ 0.02 का स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए फार्मूला क्या होता है कि a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला देखिए, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो अगर हम ऊपर वाले को कहें इसको a माइनस बी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये फार्मूला दिखा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को, इसको ये लिख सकते हैं कि 0.22 माइनस 0.02 एक ब्रैकेट में और 0.22 का होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 0.22 इंटू 0.02 और प्लस 0.02 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अपान में यही रहेगा 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.22 इंटू 0.02 प्लस 0.02 का स्क्वायर, तो ये वाला टर्म जो है कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा यही 0.22 माइनस 0.02, ये क्या हो जाएगा 0.20 यानी 3 सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको कितना समय लगा, अब देखिए तो अब 0.22 का क्यूब कीजिए, उसमें माइनस कीजिए 0.02, फिर जो है इधर सॉल्व करिए, कितना लंबा चौड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है, अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया कि यही जो है इस फार्मूले पे जो बैठा हुआ है, ठीक, तो तुरंत आपको कितने सेकंड में लगेगा। अब मैंने तो ये तो एक्स्ट्रा में ही कर दिया। ठीक, अगर आपने फार्मूला लगा दिया तो ये चीज़ तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाले टर्म तो लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, ये वाला टर्म तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको डायरेक्ट जो क्या करना है 0.22 माइनस 0.02 बराबर 0.20, एक लाइन का सवाल है, बस समझ लीजिए। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 58। ये है देखिए a प्लस 1/b इक्वल टू 1 दिया हुआ, b प्लस 1/c इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो a b c का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए पहले हमको थोड़ा सा इसमें जो है समझना होगा कैसे करना है, और एक मेथड जो एग्ज़ाम में करना है हमको वो मैं अभी अलग से बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आपको कैसे इसको अप्रोच करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए a b c हमको निकालना है। ठीक, यानी a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू करनी है और c की वैल्यू करनी है, बस इन तीनों में मल्टीप्लाई कर देना है और बस आंसर निकल जाएगा। अब चैलेंज वाला काम यही है कि a की वैल्यू निकालना है और b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालना है। तो अगर आप जो है देखिए तो a b c में हम क्या करेंगे कि b c एक में कर लेंगे और a जो है अलग कर लेंगे। ठीक, क्यों करेंगे, क्योंकि आप दूसरा वाला जो देखिए क्वेश्चन है कि b प्लस 1/c इक्वल टू 1 है,
अगर आपने इसको सॉल्व किया तो बी सी और प्लस 1 बराबर जो है सी आ जाएगा, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, इसको आप अलग से लिख लीजिए यहाँ पे कि बी सी माइनस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी माइनस 1। ठीक, तो बी सी की वैल्यू तो हमें पता हो गई। अब किसकी वैल्यू पता करनी है, हमको ए की वैल्यू पता करनी है, और ए की वैल्यू सी के टर्म में पता करनी है, तभी जाके ये कटेगा, ये सी माइनस 1। ठीक, तो आप देखिए ए पहले वाले इक्वेशन को उठाइए, ए प्लस 1 अपान बी बराबर 1 है। ठीक, तो ए बराबर क्या निकाल सकते हैं हम, 1 माइनस 1 अपान बी, हमको ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब आप देखिए अगर यहाँ पे आप जो है इस दूसरे वाले इक्वेशन को देखिए तो b प्लस 1 अपान सी बराबर 1 दिया हुआ है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपान सी हो जाएगा। ठीक, अगर b बराबर और सिंप्लीफाई कर दें तो c माइनस 1 अपान सी हो जाएगा, ये b की वैल्यू आ गई, और 1 अपान b क्या हो जाएगा, c अपान सी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल यहाँ जो 1 अपान b है इसी को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपान बी की वैल्यू क्या है, c अपान सी माइनस 1। ठीक, अब ये क्या लिख सकते हैं कि अब c माइनस 1 आपका हो जाएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा c माइनस 1 माइनस c। ठीक, तो c से c कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपान सी माइनस 1। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं, a की वैल्यू आ गई -1 अपान सी माइनस 1। ठीक, अब आप देखिए हमको a की वैल्यू पता होगी, bc की वैल्यू पता होगी, तो बस क्या करना है, abc निकाल लेना है। तो abc क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है -1 अपान सी माइनस 1 इंटू bc की वैल्यू है c माइनस 1 अपान 1, c माइनस 1 से c माइनस 1 कट जाएगा तो बचेगा -1। ठीक, तो -1 है इसका मतलब ये। ठीक, ये तो रहा जैसे हमें ट्रेडिशनल मेथड की कैसे है थोड़ा सा समझाने के लिए हो गया, लेकिन एग्ज़ाम में हमको कैसे अप्रोच करना है। देखिए एग्ज़ाम में आपको अप्रोच करना है वैल्यू पुटिंग मेथड से कि a की वैल्यू हमने कुछ मान लिया, b की वैल्यू मान लिया कुछ, और c की वैल्यू मान लिया कुछ। हम मानेंगे कैसे, मानना इस तरह से है कि ये इक्वेशन भी आपका सेटिस्फाई हो जाए, बस a b c निकाल देना हमको। ठीक, अगर आप जो है पहले वाले इक्वेशन में देखें तो a प्लस 1 अपान बी बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक, अगर हम क्या करें, देखिए जब नीचे b आ जाता है या कोई भी नंबर नीचे कोई आ गया तो उसको जीरो मत मानिए, क्योंकि 1 अपान 0 जो इनफाइनाइट हो गया ये अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, तो जीरो लेने से बचिए आप, क्योंकि अगर मैंने a बराबर 1 ले लिया तो ये वाला टर्म जो है जीरो ही हो जाएगा। अब जीरो के लिए b को जीरो करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन b जो है जीरो अगर नीचे आ जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि a का वैल्यू कुछ ऐसा रखिए, a सपोज कर लीजिए कि हमने मान लिया 2, तो ये 2 हो गया, तो हमको यहाँ पे -1 करेंगे तभी तो 1 आएगा, तो b का मान लिया हमने -1। ठीक, तो ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया कि a की वैल्यू 2 रख लिए और b का वैल्यू जो है -1 रख लिए, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए c की वैल्यू के लिए क्या करना है हमको, जो ये वाला इक्वेशन है b प्लस 1 अपान सी बराबर 1 रखना है। अब हमने b की वैल्यू तो -1 रख लिया है। ठीक, अब 1 हमको लाना है, -1 रख लिया। अब 1 लाने के लिए c की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो c की वैल्यू रख सकते हैं 1/2, ये हो जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा -1 और +2 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू हमने निकाल दिया 1/2। ठीक, बस अब क्या करना है आपको, a b c की वैल्यू रख देना है, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी और c की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। ये चीज़ आपको एग्जाम में करना है। ठीक,
कि आपका समय जितना कम से कम में एग्ज़ाम जो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। अब आइए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। तो देखिए इसको भी करने का दो मेथड है। ठीक, सबसे पहले तो ये है कि आपको a प्लस बी माइनस सी प्लस ई और b प्लस सी माइनस डी प्लस ई का वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना है कि a b c d और e इनको जो है रेशियो में दिया हुआ, तो इनको जो है एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे जो एक यूनिट में हो। तो देखिए ए बी एज टू बी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई अगर निकालना है तो इसका मेथड क्या है, आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले आपको पूरा लिख लेना है। यहाँ पे डी है, आपको ए बी सी डी और ई। ठीक, अब हमको देखिए ए इज टू बी क्या हुआ, दिया हुआ है 2:1 कर दिए यहाँ पे। अब इधर कुछ नहीं है, 1 है, ये लास्ट वाला 1 है तो सबको 1 कर दीजिए। ठीक, बी इज टू सी क्या दिया हुआ है 1:3, 1:3 हो गया। अब इधर कुछ नहीं है तो इधर 3 कर दीजिए, इधर 3 कर दीजिए, इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 कर दीजिए। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्या है सी इज टू डी। सी इज टू डी में क्या है 2:3 है। तो अब इधर आप कर दीजिए 3, इस साइड कर दीजिए 2 और इधर 2 है, क्योंकि इधर 2 है। तो अब जिधर इधर खाली वाला जिस साइड भी है उसको आपको उसी नंबर से भरना है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब लास्ट में आता है डी इज टू ई, तो ये है 1:2। ठीक, तो अब आपको इधर की साइड खाली है तो सबको 1 से भर दीजिए, 1 1 1। बस अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6, 9 9 और 18। ये आपका रेशियो आ जाएगा एज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई। अब बस क्या करना है आपको, बस a प्लस बी और माइनस सी में वैल्यू रख दीजिए और वही आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो रही एक मेथड ये रहा। ठीक, लेकिन आप थोड़ा सा भी इसको देखिए तो हमें क्या करना है, जैसे एज टू बी दिया हुआ है 2:1। ठीक, अगर आपको ज़्यादा नहीं समझे तो ये वाला मेथड आप लगा के तुरंत कर लीजिए। ठीक, लेकिन आप देखिए कि एज टू बी 2:1 दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है आपका 1:3। ठीक, यानी कि इसमें b की वैल्यू क्या है 1 है, इसमें b की वैल्यू क्या है, इसमें भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। c इज टू डी क्या दिया हुआ है 2:3। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे c की वैल्यू दिया हुआ 3, ये वाली c की वैल्यू दिया हुआ 3 और यहाँ पे c की वैल्यू हो गया 2। तो यही चीज़ हो गया गड़बड़। अब आपको क्या करना है कि अब c की वैल्यू है तो एक ही तो रहेगी, अब इसमें आपकी अलग हो जाएगी, इसमें अलग हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, इसको आपको बराबर करना है। यानी कि ये 3 है, ये 2 है, तो इसमें आपका 2 का गुणा कर दीजिए तो इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा। इधर आप करिए 3 का गुणा तो इधर भी 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या रेशियो, नया रेशियो बन के आएगा बी सी का रेशियो बन के आएगा 1:6 और सी डी का क्या रेशियो बनेगा, सी डी का बनेगा 6:9। ठीक, अब अगला देखिए कि हमें दिया हुआ है कि D/E बराबर 1:2। सेम वही हो गया कि D का वैल्यू यहाँ पे 1 है और D का वैल्यू यहाँ पे 9 है। तो आपको क्या करना है, इसको 9 बनाना होगा D को। तो अगर 9 बनाना है तो इसमें 9 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो D/E क्या हो जाएगा 9:18। ठीक, तो अब आप देखिए B/C भी निकल गया, CD निकल गया, DE निकल गया। बस आपको एक जगह इकट्ठा कर लेना है कि ABCDE क्या होगा। AB का रेशियो है 1 है, 2:1 है। BC का है 1:6 तो B 1 है ही, 6 लिख दीजिए। CD का 6:9 है तो 6 9 हो जाएगा और DE का 9:18 है तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं गड़बड़ भूल गए हम लोग
कि यहाँ इस वाले में आप देखिए कि b को 2 बनाए हैं, तो इस वाले में भी तो b 2 है, तो यहाँ भी 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, ये चीज़ थोड़ा सा भूल गए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। ठीक, अब सही है। ठीक, तो आप देखिए कितना जो है तुरंत जो है निकाल लिए। अगर इसमें जो गड़बड़ आ रहा है आपको, गड़बड़ क्या मतलब सही आएगा, लेकिन अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल ये वाला मेथड लगा दीजिए, तुरंत ही निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस पे जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे ऑब्जर्व आप करेंगे, तो ये वाला चीज़ जो है आप फिर सीख जाएंगे, तो ये थोड़ा सा फास्ट में हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर कैसे, बस आपको वैल्यू पुट करना है। a प्लस बी कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, माइनस सी कितना है 6 है, और प्लस ई है तो ई कितना 18 हो जाएगा, और b प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, माइनस डी माइनस 9 हो जाएगा, और प्लस ई है तो 18 हो जाएगा। तो ऊपर तो बचेगा 18, नीचे कितना बचेगा 17, 18/17 यानी पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495, उनका जो है आपका महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है 5 है, दोनों संख्याओं में 10 का अंतर है, तो वो दोनों संख्याएं क्या। अब देखिए इसका क्या होता है, जो फार्मूला होता है कि LCM H2 HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणा, यानी अगर सपोज कर लिए कि x और y दोनों संख्या है तो x इज टू वाई हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला है। ठीक, तो हमें जो है x माइनस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई 10 हो गया, और एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि LCM दिया हुआ है 495 और HCF दिया हुआ है 5, तो इसका गुणा कर देंगे आप, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी, मैं तरीका बता रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके हिसाब से कैसे लगा सकते हैं। अब आप देखिए x माइनस वाई जो है 10 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई निकाल लीजिए, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो एक इक्वेशन और दो अननोन है वेरिएबल, तो हमको दो अननोन वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो x माइनस वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई भी निकाल लीजिए। तो x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ माइनस 2xy बचेगा, तो इसको हमको प्लस 2xy बनाना है, तो इसको प्लस 4xy इसमें जोड़ देना होगा, और बस x माइनस वाई का यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, xy का इधर वैल्यू रखना है। ठीक है, और x प्लस वाई यहाँ पे निकाल लेना है। अगर आप चाहेंगे तो निकाल भी देंगे, लेकिन निकल जाएगा, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक, अगर नहीं आएगा तो एक बार हमको बताइएगा, फिर कमेंट सेक्शन में मैं इसको पूरा करा दूंगा। लेकिन मैं जो एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है मेन उस पर फोकस में करना चाहूँगा। ये तो रही कंसेप्ट वाली बात, ठीक, कि ऐसे हमको पीछे की कहानी यही है। लेकिन आप देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं में अंतर जो है x 10 दिया हुआ है। मान लीजिए कि x y दो संख्या है, तो x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब ऑप्शन आप देखिए कि पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है 40 माइनस 55 दिया हुआ है, क्या इसका अंतर 10 है, इसका अंतर 15 है, और साफ तौर पे कह रहा है कि 10 होना चाहिए, तो क्या ये ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये माइनस कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है 45 और 55, इसमें 10 है, ठीक है बिल्कुल है 10, इसको कर दीजिए। तीसरा क्या है 40 और 50 है, ये भी 10 है, ये भी हो सकता है। ठीक, ये ऑप्शन नहीं है, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कौन कौन सा एलिमिनेट होगा। ठीक, और चौथा देखिए ये है कि 45 और 50 में 5 का अंतर, तो ये भी नहीं होगा, यानी 1 नहीं होगा और 4 नहीं होगा। अब दो हमारे पास दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, दो ऑप्शन बचा हुआ है, अब उस दो पे हमें काम करना है। ठीक है, देखिए देखिए दोनों संख्याओं का HCF जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों संख्याओं का LCM जो दिया हुआ है 495 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताइए आप कि जो LCM होता है वो जिस भी नंबर का LCM होता है उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर LCM 495 है तो क्या 45 और 55 से डिवाइड हो जाएगा? अगर डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब यही होगा
क्या 40 और 50 से डिवाइड हो जाएगा? तो 40 50 कैसे डिवाइड होगा? 495 है और 40 और 50 है, यहाँ पे 0 यहाँ पे है, ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है ऑप्शन 3 भी गया है। तो हमारे पास जो है बचा हुआ ऑप्शन 2, यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए कितनी देर का सवाल है ये, सोचिए आप कि हमने जो है ऑप्शन पे काम करना चालू कर दिया कि दोनों का पहले अंतर देख लिए, जो अंतर अगर जिसमें है वो ले लिया, नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर दिया, बाकी देख लिया कि HCF LCM दिया हुआ है, तो जो हमारी ज़रूरत है, जिस हिसाब का नंबर है उस हिसाब से जो है हम जो है उस ऑप्शन को पकड़ेंगे। अब 495 है LCM, तो जाहिर सी बात है ये दोनों नंबर से ही डिवाइड होगा। क्या 40 और 50 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 10 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो इसमें बिल्कुल भी 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या दिक्कत क्या नहीं है। आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, या फिर हमारा जो है टेलीग्राम आईडी है NY13534, इस पे आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन वगैरह कोई है तो भेज दिया करिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहलते हुए कोई बालक अपने स्कूल 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगली बार वह अपनी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो भी वह जो है 5 मिनट देरी से पहुंचता है। घर से उसके स्कूल की दूरी क्या होगी? अब समझिए, इसका टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, कंसेप्ट समझिए पहले, और उसके बाद तो एग्ज़ाम वाला अप्रोच जो है मैं बताऊंगा वो बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये घर है उसका और ये स्कूल है उसका, तो घर से स्कूल की दूरी एक निश्चित दूरी होगी, वो तो चेंज होगी नहीं कि आज जो है कुछ और है कल कुछ और है। ये दूरी जो है एक कांस्टेंट दूरी होगी। ठीक, तो हम जब देखते हैं कि दूरी का जो है फार्मूला होता है समय इंटू चाल। ठीक, अब दूरी हमने जो है निश्चित कर दिया, तो फार्मूला क्या बनेगा? अगर दूरी को हमने d लिख दिया, समय को t लिख दिया और चाल को s लिख दिया, तो d बराबर क्या हो गया? t इंटू एस, और d कांस्टेंट है तो t और s में क्या रिलेशन बनेगा? इधर कोई कांस्टेंट हो जाएगा नियत, यानी t बराबर क्या हो जाएगा? 1/s। ठीक, कांस्टेंट अपन s, यानी t जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/s के। इसका मतलब क्या है कि अगर चाल बढ़ती है तो टाइम जो है कम लगेगा, और चाल अगर घटती है तो टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन का मतलब यही है। ठीक, ये तो समझ लिए आप जो है इनके बीच का रिलेशन। ठीक, जो t है वो इन्वर्सली आपका रिलेटेड है s से। ठीक, अब मान लीजिए कि हमने d मान लिया कि एक निश्चित दूरी कोई d उसके स्कूल की जो होगी उसके घर से, और मान लीजिए कि वो t टाइम एक जो है मैं वो घर पहुंच रहा स्कूल वह जो है पहुंच रहा अपने घर से। ठीक, तो अगर जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो चाल कितनी होगी? 15, यानी कि d बराबर चाल होगी 15, और टाइम कितना ले रहा है? t टाइम तो वो पहुंचने है, लेकिन टाइम 20 मिनट ज़्यादा, सपोज के लिए उसको 10 बजे पहुंचना है, लेकिन वो पहुंच रहा है 10:20 पे, यानी t प्लस 20 मिनट है, तो इसको आप जो है घंटे बना लेंगे, 20/60 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा जो है अगर हम वो दूसरी बार क्या करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो अपना चाल बढ़ा देता है, तो भी आपका डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। चाल कितना हो गया? अब चाल हो गया 20,
समय अब कितना ले रहा है, 10 बजे पहुंचना था लेकिन अब भी पहुंच रहा है 5 मिनट लेट। तो टी पहुंचना चाहिए लेकिन पहुंच रहा है 5 मिनट लेट, यानी कि टी से ज़्यादा ले रहा है 5 मिनट, और 5 मिनट है तो इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे। अब बताइए कि ये भी डी है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो आपस में ये दोनों बराबर ही होंगे। ठीक, आपस में इनको बराबर कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं इधर। तो 20 गुणा टी प्लस 5/60। ठीक, अब इसको ढल कर लीजिए, 15 है, टी प्लस कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 20 इंटू टी प्लस 1/12। इसको काटेंगे तो ठीक, अब ये हो जाएगा, इसको काट लीजिए, 5 चौको 20, 5 3 15, यानी 3t प्लस 1 बराबर 4t प्लस 1/3। ठीक, अब इसको और कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9t प्लस 3 बराबर हो जाएगा, या फिर इसको आप हल ऐसे मत करिए, ठीक, क्यों लंबा करना है। देखिए 4t में से 3t जाएगा तो t बचेगा, ठीक, और 1 में से 1 माइनस 3 हो जाएगा तो 2/3 बचेगा। ये घंटा है, इसको मिनट में बदल लीजिए, ये हो जाएगा 20, यानी t बराबर 40 मिनट हो जाएगा। यानी उसको 40 मिनट में पहुंचना चाहिए, जो एक्चुअल टाइम है वो 40 मिनट का है, ठीक है, लेकिन वो पहुंच रहा है पहले कंडीशन में जब 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो पहुंच रहा है 40 और 20 60 मिनट में, और जब जो है 20 कर रहा है तो वो 45 मिनट पहुंच रहा है। ठीक, हमको पूछ रहा है कि उसकी स्कूल की दूरी क्या है घर से। ठीक, तो हमको क्या निकालना है भाई, समय हमको मिल गया। ठीक, चाल हमको पता ही है, बस चाल गुणे समय कर दीजिए, उसको मिल जाएगा इसका दूरी। ठीक, तो अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक, तो 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, यानी पहुंचना चाहिए 40 मिनट में, लेकिन पहुंच रहा है अब 60 मिनट में। ठीक, अब आप देखिए, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप क्या करेंगे, 15 गुणा 60 मिनट है बटे के 60 करेंगे, कट जाएगा 15 आएगा, लेकिन इतना हमको करना ही नहीं है भाई। एग्ज़ाम में क्या अप्रोच करना है, देखिए 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 15 किलोमीटर वो जो है 1 घंटे में चल रहा है। ठीक है, तो अब बताइए 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में पूछ रहा है कि कितना मिनट, यानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर तो चलेगा, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, ये तो रहा आपका तरीका जो है कंसेप्ट वाला चीज़, कि इस तरह से आपको ट्रेडिशनल वे है कि ऐसे निकालना, लेकिन हमको जो है भाई समय बचाना है कि एग्ज़ाम में क्या अप्रोच लेके चलना है, वो चीज़ देखिए। ठीक, अब ये चीज़ बताइए कि अगर डी जो है एक निश्चित दूरी है, कांस्टेंट है, तो अभी हमने देखा कि टी और एस में क्या रिलेशन है, कि ये जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, यानी कि जो रेशियो आपका एस का रहेगा, यानी स्पीड का रेशियो रहेगा, उसके इन्वर्स होगा जो टी के रेशियो के। ठीक है, आपस में ये दोनों इन्वर्सली हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो रेशियो जो है आपका इसका रहेगा स्पीड का, वही जो उसके उल्टा जो है समय का रेशियो होगा। अब स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए पहले है 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, दूसरी बार चल रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या रेशियो बन के आया, 5 या 15, 5 चौका 20, यानी 3:4 रेशियो बना स्पीड का। तो टाइम का क्या रेशियो होगा, इसका उल्टा होगा, यानी 4:3 हो जाएगा। ठीक, और क्या है हमारा कि सपोज कर लीजिए कि वो टी टाइम से वो पहुंच रहा था, तो पहली बार में क्या है कि देखिए 4:3 यानी 4 मिनट पहले ले रहा है और
4 यूनिट पहले ले रहा है और 3 यूनिट बाद में ले रहा है। यानी 4 यूनिट का मतलब क्या है कि ये t+20 मिनट, और 3 यूनिट का मतलब क्या है t+5। ठीक है, ये इसको चीज़ को कर रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, t+20 बटे के t+5 बराबर हो जाएगा 4 बटे के 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3t+60 बराबर 40 और +20, तो ये घटेगा तो t बराबर 40 आ जाएगा मिनट। फिर वही बात होगी, जब 40 मिनट आ गया तो अपना जो है 15 किलोमीटर में से निकाल लीजिए। जब 15 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा। अगर 20 किलोमीटर वाला लगाना है तो 45 पे निकाल लीजिए, तो दूरी आएगा यही। ठीक, इस तरह से एग्ज़ाम में आपको अप्रोच करना है। ठीक, तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। आप लोग ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो भी हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, ये लगता है कि नहीं कोई जो हम पढ़ा रहे हैं उससे कोई न कोई किसी को फ़ायदा हो रहा है, तभी इसका हम अनुमान लगा सकते हैं किसी के लिए फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, अगर कोई डाउट होगा तो हमारा टेलीग्राम है NY13534, इस पे आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए आप लोग, और इस पे जो है कोई डाउट है तो ज़रूर आप लोग पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू।